हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई पॉलिटी की क्लास में। यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो है 6th क्लास की पॉलिटी। एनसीईआरटी की जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं हम। और हमने अब तक पढ़ लिया है कि हमने विविधता की बात कर ली है, हमने विविधता एवं भेदभाव की बात कर ली है, यानी विविधता के तौर पर कैसे हमारे अंदर भेदभाव है वो उत्पन्न होता है। इसके बाद में हमने बात की कि सरकार क्या है, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि पंचायती राज जो है वो क्या है। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण और शहरी प्रशासन है वो अपना काम है वो कैसे करते हैं, और इसमें हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। ग्रामीण व शहरी प्रशासन की हम बात करेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे कि पटवारी क्या होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे स्वामित्व योजना क्या है, और इसके बाद में हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार। संशोधन अधिनियम। दो 2005। यानी इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे शहरी व ग्रामीण व शहरी प्रशासन। उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें पटवारी का क्या महत्व होता है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है स्वामित्व योजना, वो क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 की, यानी ये क्या है। ये जो टॉपिक हैं एनसीईआरटी जो है हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उसमें कुछ हमको एनसीईआरटी से हट के भी पढ़ना होता है। तो आज हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामीण प्रशासन की। ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन है वो किस तरीके से काम करता है। तो ग्रामीण प्रशासन में हमने पंचायती राज में पढ़ा था कि जो स्थानीय मामले होते हैं, उन स्थानीय मामलों का जो निवारण करते हैं वो करते हैं स्थानीय निकाय। यानी लोकल बॉडीज़ जो हैं वो ही लोकल अफेयर्स को जो है वो सुलझाने का काम करती हैं। तो देखो, ग्रामीण प्रशासन में हम दो लोगों की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे पुलिस की, और दूसरा हम बात करेंगे पटवारी। तो देखो, पुलिस जो है वो ग्रामीण प्रशासन में क्या करती है। यानी ग्रामीण प्रशासन को चलाने के लिए हमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक तो पुलिस की और एक पटवारी की। पुलिस जो है वो कानून व्यवस्था का ख्याल रखती है। यानी पुलिस का एक काम क्या है कि ये कानून व्यवस्था का ख्याल रखती है, लॉ एंड ऑर्डर को देखती है। जैसे कि अगर कहीं पे
कोई विवाद हो गया, यानी कहीं पे कोई लड़ाई हो गई, कहीं पे कोई मारपीट हो गई, यानी इन विवादों को सुलझाने का जो कार्य करती है वो करती है पुलिस। पुलिस में जो सबसे मेन जो व्यक्ति होता है वो होता है एसपी, और ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है। इससे अगर हम बात करें कि लोकल जो पुलिस स्टेशन होता है, उस लोकल पुलिस स्टेशन में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है एसएचओ। स्टेशन हाउस ऑफिसर। एक वहाँ पर ही थाना इंचार्ज जो होता है वो एसआई आप कह सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, ये भी होता है। इसके बाद में हम बात करें कि एक गांव में जो सबसे बड़ा विवाद होता है वो होता है भूमि को लेकर, और उसके लिए जो ऑफिसर होता है वो होता है पटवारी। यानी पटवारी है वो क्या करता है कि वो भूमि रिकॉर्ड रखता है, भूमि के जो भी रिकॉर्ड हैं वो पटवारी रखता है। फिर ये भूमि को मापजोक का काम करता है, यानी मापने का काम करता है। मेजरमेंट यानी भूमि का जो मापन है वो भी कौन करता है, पटवारी करता है। उसके बाद में कि किसी क्षेत्र में कितनी जो फसल है वो उगाई गई है या कितनी भूमि है वो बंजर है, इन सब की जो सूचनाएं हैं वो भी कौन देता है, पटवारी देता है। यानी ये सूचनाएं देने का काम करता है। अच्छा, पटवारी जो है वो तहसीलदार की देखरेख में काम करता है। किसकी देखरेख में काम करता है, तहसीलदार, इसकी देखरेख में काम करता है, यानी इसके सुपरविजन में काम करता है तहसीलदार के। तहसीलदार जो है वो डीएम के सुपरविजन में काम करता है, यानी जो कलेक्टर होता है उसके सुपरविजन में काम करता है, यानी उसकी देखरेख में काम करता है। इसके बाद में हम बात करें कि पटवारी जो है उसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो पटवारी के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कहीं पे उसको ग्रामीण अधिकारी कह देते हैं, ग्रामीण अधिकारी। कहीं पे उसको कानून गो कहते हैं, और कहीं पे इसे लेखपाल कह देते हैं। यानी जो पटवारी के हैं वो अलग अलग नाम होते हैं। ये जो पटवारी सिस्टम है यानी पटवारी का जो सिस्टम है, इस पटवारी सिस्टम की जो शुरुआत है वो हमें मुगल काल से देखने को मिलती है। और जो शेरशाह सूरी था, उसने सबसे पहले पटवारी सिस्टम को है वो लागू किया था यहाँ पर। फिर अकबर ने उसे और आगे बढ़ा दिया। यानी जो सबसे पहले लागू करता है वो कौन करता है, शेरशाह सूरी इस पटवारी सिस्टम को लागू करता है। अब बात करेंगे पटवारी के जो अन्य काम हैं वो क्या होते हैं। तो पटवारी है वो जो आपका भू राजस्व है, भू राजस्व है, यानी जो आपका भूमि कर है उसका संग्रहण भी पटवारी करता है। यानी कर वसूली का काम जो है वो पटवारी का होता है। अच्छा, पटवारी है वो क्या एक गांव का होता है, तो पटवारी एक गांव का नहीं, यानी बहुत सारे गांवों का एक ही पटवारी हो सकता है। यानी गांव के समूह का एक ही पटवारी है वो जिम्मेदार हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी ये होता है कि ये सरकार को यह सूचना देता है कि कौन सी ज़मीन में कितनी फसल उगाई गई है, यानी इस क्षेत्र में कितनी फसल हुई है, इसकी जानकारी जो है वो भी कौन देता है, वो भी पटवारी देता है। ये भूमि का मापजोक करता है, यानी भूमि का मापन जो है वो भी कौन करता है, पटवारी ही करता है। इसके बाद में जो हम अगला देखेंगे वो है स्वामित्व योजना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामित्व योजना।
स्वामित्व योजना। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, यानी इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है सर्वे विलेजेस एंड मैपिंग विथ improvised technology in village area। सर्वे विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी ये जो है इसका पूर्ण रूप है। अब देखो स्वामित्व योजना है वो आखिरकार होती क्या है। जब हम बात करते हैं किसानों की, तो हर एक किसान के पास अपनी भूमि है, लेकिन उसके पास उसका मालिकाना हक जो है उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं होता कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है उसकी भूमि की सीमा है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ने है वो एक स्कीम चलाई, स्वामित्व योजना। और इस स्वामित्व योजना में ड्रोन से, जो ड्रोन कैमरा सिस्टम है, वो उस ड्रोन कैमरा सिस्टम से उस भूमि को मापा जाता है और फिर जो किसान है उसको उसका एक सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाता है। इस योजना की जो शुरुआत है वो हुई थी 24 अप्रैल 2020, यानी 24 अप्रैल 2020 को इस योजना को लागू किया गया था। अब 24 अप्रैल को क्यों किया इसको लागू, क्या कारण था कि 24 अप्रैल को ही लागू किया। तो मैंने जब आपको पंचायती राज पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कितनी तारीख को, तो 24 अप्रैल को है, वो हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। और इस पंचायती राज दिवस पर ही गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम को लागू किया, स्वामित्व योजना को लागू कर दिया। इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। दो 2005। अब ये क्या है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। तो देखो गांव में जो किसान होते हैं उन किसानों में ज़्यादातर, जैसे ही मैंने एक नाम लिया किसान, तो आपके माइंड में ये आया होगा कि किसान का मतलब है जो पुरुष होता है, यानी गांव में जो कृषि की भूमि है उसमें ज़्यादातर जो नाम है वो पुरुष का ही आता है। हालांकि महिलाएं भी खेती में हैं, वो काम करती हैं, तो बराबर के हकदार तो वो भी हैं, यानी उन्हें भी भूमि का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या था कि जैसे ही पिता की मृत्यु होती है या फिर जो पिता की संपत्ति होती है उसमें बेटियों को हक नहीं दिया जाता था, केवल उनके बेटों में ही वो संपत्ति है वो बराबर बराबर बांट दी जाती थी। तो इससे पहले जो एक्ट था वो था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और इसमें केवल पिता की संपत्ति पर, यानी पिता की जो संपत्ति है, पिता की संपत्ति पर केवल बेटों का हक होता था, यानी इस संपत्ति पर बेटियों को जो है वो हक नहीं दिया जाता था।
वहीं अगर हम बात करें कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है समानता की, यानी राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो इक्वलिटी दिखती नहीं है, यानी और महिला और पुरुष में तो भेदभाव है। तो इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 2005 के अंदर इसे ख़त्म कर दिया, और यानी पिता की संपत्ति में है वो अब बेटियों को और उनकी माताओं को जो है उनको भी बराबर का हिस्सा जो है वो मिलेगा। अब गवर्नमेंट दे दें और आप दें वो तो एक अलग विषय है, यानी कई जो कानून हैं, कई लॉ हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बना दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दहेज की, हमारे समाज में एक प्रथा चलती है दहेज की प्रथा। इस दहेज प्रथा से प्रताड़ित काफ़ी महिलाओं की समस्या का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पारित किया और इस दहेज प्रथा को जो है वो कानूनी रूप से पूरी तरह ख़त्म कर दिया। यानी दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने तो इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी हम समाज में देखते हैं क्या ये पूरी तरह से ख़त्म हो पाई है। मान लो आज दहेज की तो बात नहीं करते हैं कि दहेज दे रहे हैं, लेकिन दहेज के रूप में ही लोग कहते हैं कि हम गिफ्ट्स दे रहे हैं, यानी दहेज तो देते हैं लेकिन उनका नाम कर देते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, हमने तो गिफ्ट्स दिए हैं। तो इसी प्रकार से यानी इसको आप इससे भी लागू कर इससे भी तुलना कर सकते हो इसकी, कि गवर्नमेंट ने जो है वो 1956 एक्ट जो था उसे हटाकर जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लागू किया है, यानी इसमें बेटे और बेटियों दोनों को बराबर के अधिकार दिए हैं। यानी इसमें राइट टू इक्वलिटी का ध्यान रखा गया। लेकिन आज भी अगर आप देखो कि मान लो आपके पिता के आप पे 2 भाई और 2 बहन हैं, तो आपके पिताजी की जो संपत्ति है वो केवल आपके भाइयों में बांट दी जाएगी, ना कि लड़कियों में बांटी जाती है। और अगर बांट भी जाती है तो वो विवादपूर्ण हिस्सा हो जाता है, यानी लड़कियां हैं वो उस हिस्से को रख नहीं पाती हैं। तो हमने आज बात की इस चैप्टर में कि ग्रामीण प्रशासन की, स्वामित्व योजना की, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की। अब हम अगला जो बात करते हैं वो बात करते हैं शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। शहरी प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो शहरी प्रशासन को लागू किया गया था 74वें संविधान संशोधन के तहत। यानी संविधान में 74वां संविधान संशोधन करके शहरी प्रशासन था उसको लागू किया था। अब 74वें संविधान संशोधन में है क्या, तो शहरी संविधान संशोधन जो 74वां संविधान संशोधन था उसमें भाग 9A जोड़ा गया, और इस भाग 9A के अंदर आर्टिकल 243 P से 243 ZG तक शहरी प्रशासन की बात होती है। अब इसके अंदर एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची थी 12,
और इस 12वीं अनुसूची के अंदर शहरी प्रशासन को है वो 18 विषय दिए गए थे, यानी शहरी प्रशासन है वो 18 विषयों पर काम करेगा। अब शहरी प्रशासन जो है वो 18 विषय कौन कौन से होते हैं इसके, तो शहरी प्रशासन का काम है कि स्ट्रीट जो लाइट हैं, यानी स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स, क्लीन सिटी, गार्बेज कलेक्शन यानी कचरा संग्रहण, यानी इन सभी कार्यों को कौन करेगा, शहरी प्रशासन है वो करेगा। अब शहरी प्रशासन में यानी शहर को हम बांटते हैं, जैसे एक शहर है, इस शहर को डिवाइड कर दिया जाए वार्ड में, वार्ड में डिवाइड कर दिया जाए कि ये वार्ड ए है, ये वार्ड बी है, ये वार्ड सी है। इस प्रकार से वार्ड में है जो शहर को डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कल हमने गांव की बात की थी कि गांवों को भी वार्ड में डिवाइड करते हैं और वहाँ पे जो होता है वो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। उसी प्रकार से शहर में जो है वो वार्ड पार्षद होते हैं। शहर में कौन होते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यानी शहर में वार्ड पार्षद होते हैं। इन वार्ड पार्षदों को इलेक्ट किया जाता है, यानी इनको चुना जाता है जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन करवा के। यही वार्ड पार्षद हैं वो मुद्दे उठाते हैं और उन मुद्दों का जो है निवारण करता है शहरी प्रशासन। अब शहरी प्रशासन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखो कि शहर जो है बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारे शहर होते हैं। क्या सारे शहर एक जैसे होते हैं, यानी एक जैसी शहरी कानून व्यवस्था जो है या शहरी प्रशासन है वो क्या सारे शहरों को एक समान ट्रीट कर पाएगी? तो हम बात करते हैं इससे थोड़ा हटकर कि देखो, एक होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम। नगर निगम, अब ज़्यादातर को ये लग सकता है कि नगर निगम, सारे शहर नगर निगम ही होते हैं। नहीं, सारे शहर नगर निगम नहीं होते हैं। ये जो बिग सिटी होती हैं या जो बड़े शहर होते हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि जैसे दिल्ली, मुंबई, ये जो हैं वहाँ पे नगर निगम होता है, यानी नगर निगम का जो प्रशासन है वही वहाँ के कार्य हैं वो करता है। इसके बाद में आती है म्युनिसिपल काउंसिल या फिर आप कहते हैं नगर पालिका। इसी को आप कह देते हो नगर बोर्ड। यही आपका हो जाता है नगर परिषद। यानी ये तीनों एक ही हैं, नगर पालिका, नगर बोर्ड और नगर परिषद। ये इनसे छोटे होते हैं, यानी जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर छोटे शहर, यानी छोटे शहरों में नगर पालिका, नगर बोर्ड या नगर परिषद होता है। इसके बाद में एक आता है नोटिफाई एरिया, और नोटिफाई एरिया को हिंदी में कहते हैं अधिसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र समिति। अधिसूचित क्षेत्र समिति क्या होती है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति वो होती है कि जो कस्बे या वो बहुत जल्दी विकसित हो रहे हैं, यानी ये कस्बा है वो बहुत जल्दी विकसित हो रहा है और वो शहर बनने की कगार पर है, यानी बना नहीं है अभी तक लेकिन बहुत जल्दी वो शहर की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो होते हैं अधिसूचित क्षेत्र। इसी में अगला जो आता है वो आता है टाउन एरिया।
टाउन एरिया जो है वो एक छोटा कस्बा हो सकता है, यानी जो कस्बा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाउन एरिया कहते हैं। इसके बाद में एक जो आता है वो आता है टाउनशिप। अब ये टाउनशिप क्या होती है? तो टाउनशिप जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर जो निजी संयंत्र होते हैं, यानी जो कंपनियां हैं वो संयंत्र चलाती हैं और उस संयंत्र के पास लोग रहने लग जाते हैं, यानी उसी के आसपास जो लोग हैं वो रहने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम टाउनशिप। और टाउनशिप के लिए या तो जो निजी कंपनी है वो उसके मामले देखती है या फिर वहाँ का जो सार्वजनिक प्रशासन है वो उनके मामलों को देखता है। एक जो होता है वो होता है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट, ये पोर्ट ट्रस्ट जो है वो होते हैं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए, यानी बंदरगाहों की सुरक्षा या उसकी सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी होती है वो इन पोर्ट ट्रस्ट की होती है। जैसे मुंबई बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, आज की जो क्लास है वो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यानी आज हमने पढ़ा ग्रामीण व शहरी प्रशासन के बारे में, पटवारी कौन होता है पटवारी के बारे में, स्वामित्व योजना क्या होती है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या है। ठीक है, कल की जो क्लास है वो हमारी होगी कि शहरों और गाँवों का जो जीवन है वो कैसा होता है। आप कमेंट्स कर सकते हैं कि इनमें जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं आसानी से, मैं उसका जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा, या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट में ही आपके जवाब हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो आप हैं वो कमेंट कर सकते हैं, यानी आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हो बेझिझक। तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।